हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अप्रैल 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो लास्ट कुछ दिनों से जो करंट अफेयर्स आ रहा है दैट इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, दैट इज अबाउट शिमला एग्रीमेंट, दैट इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, टेररिज्म। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट फ्यू डेज में हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स में कवर किया हुआ है। बट फिर भी इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं लास्ट 3-4 डेज के, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कल 27th वाज संडे, तो संडे का भी टॉपिक एंड सैटरडेज का भी टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं 28 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स में। और ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप सारे लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरिंग इंडियाज पोटेंशियल इन द आर्कटिक रीजन। तो इंडिया का पोटेंशियल इन द आर्कटिक रीजन, नेम से तो ये टॉपिक मेन्स ओरिएंटेड दिखता है, बट प्रीलिम्स में ये हाईली इंपॉर्टेंट होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर लॉन्च फॉर ऑफ CGHS डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म। CGHS का डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, दैट वी विल कवर। थर्ड इज स्टडी रिपोर्ट्स लिपिड्स आल्सो गाइड इवोल्यूशन नॉट जस्ट डीएनए प्रोटीन्स। लिपिड भी रिवोल्यूशन को गाइड करते हैं, सिर्फ डीएनए प्रोटीन नहीं। तो ये भी हम लोग करने वाले हैं। लिपिड्स के बारे में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरा डिटेल में आपसे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, व्हाट आर लिपिड्स, ये जरूर पूछा जाएगा। एंड फोर्थ इज अ न्यू मेथड टू एस्टिमेट हीलियम एबंडेंस इन द सन। सन में हीलियम का एबंडेंस है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक नया मेथड आया है। तो नया मेथड के बारे में भले ही नहीं पूछा जाए आपसे, हीलियम वगैरह के बारे में कुछ चीजें जरूर पूछी जाएंगी। फिफ्थ इज ओशियन इज एवरीबॉडीज बिजनेस। ओशियन जो है वो हर किसी का बिजनेस है, ओशियन से सब किसी का लेना देना है। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ये टॉपिक होने वाला है। एंड द सिक्स्थ टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक इज ककम्बर मोजाइक वायरस। ककम्बर मोजाइक वायरस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरिंग इंडियाज पोटेंशियल इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन कौन सा है? अगर हम लोग ऐसे अर्थ बनाते हैं तो अर्थ का जो टॉप मोस्ट हिस्सा होता है ऐसे ऊपर की तरफ जो हम लोग बनाते हैं, ये आर्कटिक रीजन हो जाता है। और नीचे वाला जो हिस्सा है हम लोग ऐसे बताते हैं, वो अंटार्कटिक रीजन हो जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक रीजन में पड़ रहा होता है, साउथ पोल जो है वो अंटार्कटिक रीजन में पड़ रहा होता है। तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका को हम लोग यूज नहीं करते। अंटार्कटिका एक तरह से ग्लोबल कॉमन की तरह होता है। बट आर्कटिक रीजन जिसमें रशिया का बहुत सारा हिस्सा आता है, यूएस का भी अलास्का आता है, कनाडा का हिस्सा आता है, ग्रीनलैंड और भी कंट्रीज का पार्ट पड़ता है आर्कटिक रीजन में। यहाँ से अगर हम 66 डिग्री के ऊपर की बात करें तो आर्कटिक रीजन के पोटेंशियल की बात करते हैं। एज क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट्स, आइस मेल्ट, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है आइस मेल्ट हो रहा है। और आइस मेल्ट हो रहा है तो आर्कटिक ओशियन के अंदर जो चीजें ढकी हुई थी वो ढकी हुई चीजें बाहर आ रही हैं। और ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर है इससे काफी हद तक रीशेप हो रहा है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडियाज आर्कटिक एम्बिशन प्रेजेंट अ कंपेलिंग केस फॉर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। तो इसके लिए इंडिया का जो आर्कटिक एम्बिशन है एक कंपेलिंग केस प्रोवाइड करता है प्रोएक्टिव एंगेजमेंट के लिए, कि हम लोग साइड से बस देखते नहीं रहे बट हमारा एंगेजमेंट क्या हो, प्रोएक्टिव हो। The Arctic, once dismissed as an impenetrable frozen frontier, is now emerging as both a canary in the climate coal mine and a crucible of geopolitical contention. Canary in the climate coal mine, crucible of geopolitical contestation. इसके वजह से geopolitical contestation बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। According to NASA, the Arctic September sea ice has been shrinking by 12.2% decade। सितंबर मंथ में जब हम आर्कटिक सी आइस का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो 12.2% से वो पर डिकेड 12.2% से वो श्रिंक हो रहा है। मतलब धीरे धीरे हर साल वो 12.2%, हर डिकेड वो 12.2% कम होता जा रहा है। येट दिस इकोलॉजिकल कंसर्न्स पैराडॉक्सिकली ओपन्स अप न्यू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। जब आर्कटिक ओशन मेल्ट हो जाएगा तो उधर से नेविगेशन इजी हो जाएगा। नेविगेशन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने मूवी देखी होगी है ना, टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि टाइटैनिक जो है सीबर्ग आइसबर्ग से जाकर टकरा गया था। अब आइसबर्ग सारे मेल्ट हो रहे हैं तो नेविगेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो और ज्यादा उजागर होगा। वहां पे जो भी वहां पे हाइड्रोकार्बन ट्रैप है वो हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन और ज्यादा आसान होगा। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द नॉर्दर्न सी रूट और ज्यादा ओपन होगा। नॉर्दर्न सी रूट के बारे में हमने सीधे सीधे प्री सिक्योरमेंट डिस्कस किया है, इसके बारे में आपको जरूर जानने की जरूरत है। प्रीलिम्स के लिए नॉर्दर्न सी रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेचिंग अक्रॉस द रशियन आर्कटिक कोस्ट लाइन, NSR is provided। NSR मतलब नॉर्दर्न सी रूट इज पोइज्ड टू रिवोल्यूशनराइज ट्रेड
by offering a significantly shorter path between Europe and Asia. यूरोप एंड एशिया के बीच में पाथ जो है वो कम कर देगा, कौन कर देगा? नदर्न सी रूट जो है कम कर देगा। स्लैशिंग कार्गो ट्रांजिट टाइम एंड फ्लाइट कॉस्ट, कार्गो का जो ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाएगा और फ्रेट कॉस्ट, ढुलाई का जो कॉस्ट है, एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाएगा। द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यू कॉरिडोर विल बी ओवरस्टेटेड, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ओवरस्टेटेड है, विथ शिपिंग वॉल्यूम ऑन द रूट सर्जिंग, शिपिंग वॉल्यूम जो था 2010 में 41,000 टन्स टू नियरली 38 मिलियन टन्स हो चुका है। सोचो 41,000 टन से 38 मिलियन में चला गया। द अर्जेंसी फॉर इंडिया टू डेवलप आर्कटिक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज आइस क्लास शिप, ऐसे शिप जो आइस क्लास है, थोड़ा बहुत आइस अगर है भी तो उसको काट के वो लोग शिप्स निकल जाए, तो ऐसा शिप्स हमें डेवलप करने की जरूरत है, मेगा पोर्ट्स डेवलप करने की जरूरत है। Recognizing this, India's 2025-26 budget includes a $3 billion maritime development fund, a foundational step toward building the shipbuilding capacity necessary for Arctic navigation. History of India's Arctic research. इंडिया का आर्कटिक रिसर्च का हिस्ट्री क्या है? 1922 से स्टार्ट करते हैं, बहुत पुराना, बिफोर आजादी। साइन द स्वालबार्ड ट्रीटी इन पेरिस, स्वालबार्ड ट्रीटी जो है उसको हमने वहां पे साइन किया। 2007 में क्या किया? फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू आर्कटिक हम लोगों ने भेजा। 2008 में रिसर्च बेस हिमाद्री नाम का हम लोगों ने वहां पे स्टैब्लिश किया स्वालबार्ड में। 2014 में डिप्लॉयड इंड आर्क मल्टी सेंसरी मूल्ड ऑब्जर्वेटरी इन कोंग्सफोर्डेन, ये सब आर्कटिक रीजन के ही जगह हैं, प्लेसेस हैं। और गुरनबेट लेबोरेटरी सेटअप इन न्यू एलिसन स्वालबार्ड, स्वालबार्ड में हम लोगों ने ट्रीटी, स्वालबार्ड ट्रीटी साइन किया था और उसी के हिसाब से पीसफुल यूज के लिए, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग आर्कटिक में घुस रहे हैं, जा रहे हैं। इंडियाज अर्ली एंगेजमेंट, तो क्या ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों में हिमाद्री नाम जरूर आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये जगहों के जो नाम है अगर एक बार आपका देखा देखा से रहे तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियाज अर्ली एंगेजमेंट एंड इवॉल्विंग आर्कटिक पॉलिसी, इंडिया अर्ली इन्वॉल्वमेंट क्या है? इंडियाज आर्कटिक इन्वॉल्वमेंट इज नॉट न्यू, it dates back to its signing of the Svalbard Treaty in 1920. More recently, India established its Arctic research base हिमाद्री, जहां पे हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। और हम लोग वैसे कुछ ही कंट्री में से एक है जो रिसर्च कर पा रहे हैं। आर्कटिक पॉलिसी रिलीज्ड इन 2022 sets a framework for India's engagement, but its execution remains a work in the progress. It needs to pivot from abstract principle to actionable strategy, including forging partnership, promoting technological development, enhancing India's diplomatic presence in Arctic governance, ये सारा कुछ करने की जरूरत है। The upcoming Arctic Circle India Forum in New Delhi in May 2025 offers a timely opportunity to catalyze this policy transition. तो this is our Arctic region. Arctic region आपको पता होना चाहिए, यहाँ है ग्रीनलैंड, डेनमार्क, यहाँ फिनलैंड, स्वीडन, ये है रशिया का पार्ट, ये है कनाडा और यहाँ पे है आपका नॉर्थ पोल। दिस होल रीजन इज आर्कटिक रीजन। और ये जो सर्कल है आर्कटिक सर्कल, जो ऑलमोस्ट 66 डिग्री के अराउंड जो सर्कल होता है वो क्या है? आर्कटिक सर्कल। इंडिया आर्कटिक मिशन क्या क्या काम करेगा? इंडिया का कोऑपरेशन आर्कटिक रीजन में एनहांस करेगा। पोलर रिसर्च विद द थर्ड पोल ऑफ हिमालय, हिमालय को हिंदू कुश माउंटेन को क्या बोलते हैं? थर्ड पोल। फर्स्ट पोल, वन पोल, दो पोल और हिंदू कुश और हिमालय माउंटेन, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आइस रहता है, थर्ड पोल, दोनों को इंडिया क्या करेगा? हार्मोनाइज करेगा। टू कंट्रीब्यूट टू एफर्ट टू एनहांस ह्यूमन काइंड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक का रीजन का अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन काइंड के लिए कैसे बेटर हो सकता है। टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एफर्ट, सबसे जरूरी चीज है क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। टू एडवांस द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्कटिक विद इन इंडिया, आर्कटिक विद इन इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लोग आर्कटिक को अच्छे से समझे, ये सारी चीजें हम समझ पाए। साइंस एंड रिसर्च, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, ये 6 पिलर पे हमारा आर्कटिक पॉलिसी टिका हुआ है। रीजन बिहाइंड इंडियाज ग्रोइंग इंटरेस्ट, हमारा ग्रोइंग इंटरेस्ट क्यों है? क्लाइमेट अकरेंस सिमिलर टू द आर्कटिक सी रीजन। फॉर ओवर अ डिकेड इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसको हम NCPOR बोलते हैं, saw no reason for a winter mission to the Arctic. What changed India policy ostensibly was scientific data showing that Arctic was warming faster than previously thought. पूरे वर्ल्ड में, है ना, जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक रीजन है और अंटार्कटिक रीजन है,
ये ज्यादा तेज तरीके से वार्म हो रहे हैं रादर देन द कंपेयर टू द अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। प्रोस्पेक्टिंग ट्रेड रूट, तो ट्रेड रूट जो है बहुत ज्यादा ओपन होता जाएगा, तो अब हम भी आर्कटिक की तरफ अपना कदम बढ़ा के चल रहे हैं। साथ साथ जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहा है, चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है रशिया को लेके हमेशा से ही। देयर आर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल repercussions of this tension, especially given Russia's growing reliance on its nuclear deterrent on the Kola Peninsula. For India, which aims to maintain constructive relation with both Western nation and Russia, these developments carry significant strategic implication. Consequence for the Himalayas and Indian monsoon. Indian monsoon and Himalayas के लिए क्या consequence है? India is no newcomer to the Arctic. Its involvement in the region goes back to 1920 with the signing of the Svalbard Treaty in Paris. हमने Svalbard Treaty साइन किया और तब से हम ये सारा काम चल रहा है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? India's Arctic ambition symbolizes a critical juncture where commerce, climate and diplomacy intersect. With the planet breaching the 1.5 degree Celsius warming threshold, India's Arctic engagement must be guided by both caution and ambition. हमारा जो engagement होना चाहिए कॉशियस भी होना चाहिए और एम्बिशियस भी होना चाहिए। सेकंड टॉपिक इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, और अगर मेंस की बात करोगे तो मेंस में जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 2 में होता है टॉपिक गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू गवर्नमेंट आपको जो सुविधाएं पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में हम लोग बात करते हैं सीजीएचएस। सीजीएचएस to launch modernized health management information system, health management information system from 28th अप्रैल। आज से legacy system to be discontinued, जो पुराना सिस्टम है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। What is our source? Source is Press Information Bureau। न्यूज़पेपर से नहीं, हमने डायरेक्टली इसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाया। The Central Government Health Scheme CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम, a flagship program under the Ministry of Health and Family Welfare, is undergoing a major digital transformation with the launch of next generation health management information system। next generation health management information system आया है, जिसको किसने एक तरह से डेवलप किया है? सीडैक ने। आई रिपीट, किसने डेवलप किया है? सीडैक। सीडैक का नाम क्या है? डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन व्यू ऑफ द टेक्निकल obsolescence of the existing CGS software which has been in use and lacks compatibility with modern IT standards। पुराना जो हमारा हम लोग क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म इसलिए कर रहे हैं, पुराना सिस्टम जो है वो कंपैटिबल नहीं है नए IT स्टैंडर्ड के हिसाब से, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। हम रिवैम्प इसलिए कर रहे हैं कि हम फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट, यूजर फ्रेंडली एक्सेस CGHS सर्विसेज का कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज का ज्यादा फ्रेंडली एक्सेस करा पाए, इंश्योरिंग इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। की रीजंस, की रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पैन बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, पैन नंबर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा बेनिफिशियरीज को, इंटीग्रेटेड डिजिटल वेरिफिकेशन होगा एंड कंट्रीब्यूशन ट्रैकिंग किया जाएगा, प्री पेमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। New system enables scrutiny and approval of card application before the payment stage। तो ये क्या है? ये एक हेल्थ का इनिशिएटिव था, उसको रीवैम्प किया गया है, रीवैम्प करके मॉडर्नाइज किया गया है। मॉडर्नाइज हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, अगर हम और ज्यादा इसमें बात करें डिजिटल हेल्थ में, तो डिजिटल हेल्थ टूल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, डिजिटल थेराप्यूटिक्स यूज होगा, डिजिटल बायो मार्कर यूज होगा, ठीक है, फार्मा एंड फार्मासीज यूज होंगी, हेल्थ सिस्टम एंड प्योर्स यूज होंगे, प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। द प्लेस टू फाइंड डिजिटल हेल्थ एंड मेडिसिन सॉल्यूशन, ऐप, डिवाइस, सर्विस, रिसोर्स, ये सारी चीजें यूज होने वाली है। Topic number 3, study reports lipids are also guide evolution, not just DNA and protein। evolution जो होता है कि इंसान पहले एक एप था, मंकी था, मंकी से इवॉल्व हो के ह्यूमन बन गया है, ऐसा कुछ इवोल्यूशन अगर हो रहा है, इवोल्यूशन किससे हम लोग पढ़ते थे? जेनेटिकली। जब जेनेटिक चेंजेस होता है तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन होता है। तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन होता है। प्रोटीन में जब चेंजेस होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में, तो क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। बट अभी जो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लिपिड्स भी जो होती हैं वो भी
एक तरह से इवोल्यूशन को गाइड करती हैं। न्यू रिसर्च बाय CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद सजेस्ट दैट लिपिड्स along with DNA, सिर्फ लिपिड नहीं, लिपिड एंड डीएनए पर्टिकुलरली इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अगर ये हो गया सेल के अंदर हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिपिड होता है और मेम्ब्रेन होता है, नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट बट प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द फंक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन के फंक्शन में और प्रोटीन के एवोल्यूशन में ये लिपिड्स का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन के एवोल्यूशन में। लिपिड एंड RC1 इन सेल्स क्या है? लिपिड क्या है? लिपिड इंक्लूडिंग फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरोल्स मेक अप टू 30% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल। अगर ड्राई वेट ऑफ सेल हम लोग बात करें, एक सेल है, सेल की बात अगर हम करें, सेल में से वाटर निकाल दें तो जो बचेगा वो ड्राई वेट बचेगा। ड्राई वेट में से 30% क्या होता है? लिपिड्स ही होता है। दे आर क्रूशियल फॉर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन को जोड़ के, मेम्ब्रेन जो झिल्ली होता है सेल के अंदर, उस झिल्ली को पकड़ के रखने के लिए, वो झिल्ली फटे नहीं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? लिपिड होता है। They vary in fatty acid composition and length, influenced by genetics, diet, environmental factors. ये किस पे डिपेंड करता है? फैटी एसिड कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। They form a bilayer in membrane. मेम्ब्रेन में एक बाइलेयर बनाते हैं with हाइड्रोफिलिक हेड्स। हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से जिसको प्यार है, हाइड्रोफिलिक वाटर को जो रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल इनवर्ड, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड इनेबलिंग प्रोटीन फंक्शन। रोल ऑफ लिपिड क्या है? लिपिड फॉर्म द बाइलेयर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट परफॉर्म फंक्शंस लाइक रिसेप्टर बाइंडिंग एंड आयन चैनलिंग। They stabilize RC1 and other respiratory complexes aiding energy production. तो अब आगे बात करते हैं अबाउट लिपिड्स एंड RC1 इन सेल। RC1 क्या है? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स। RC1 is a protein complex in the mitochondrial membrane, sir crucial for cellular respiration and energy production. तो ये सब देखो, हमें बहुत ज्यादा RC1 और इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जानना नहीं है। These are not very very important for our examination. ठीक है, इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है, वो ये आ सकता है कि ये लिपिड कौन होते हैं। लिपिड क्या है भाई? लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मेड ऑफ फैटी एसिड मोनोमर, फैटी एसिड से बनकर बना हुआ है। मोनोमर एक होता है पॉलीमर, पॉली मतलब उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो चेन में जुड़ा हुआ है, उसको पॉलीमर बोलते हैं। मोनोमर मतलब सिंगल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। तो फैटी एसिड है, लिपिड आर नथिंग बट फैटी एसिड। आई रिपीट, लिपिड्स आर नथिंग बट फैटी एसिड मोनोमर्स, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ लिपिड इंक्लूड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द सेल, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना है ना, एक फैट जो होता है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देकर रखता है, एनर्जी को भी स्टोर करता है, सेल का सिग्नलिंग में काम आता है। लिपिड्स आर टिपिकली नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर मतलब पोल नहीं होता, प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं होता है, एंड डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर, दो सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होता है बट जनरली वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोफोबिक, फिलिक और हाइड्रोफोबिक मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो बस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी लिपिड प्रोटीन को इवोल्यूशन पे नया रिसर्च ये कहता है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है वहां लिपिड भी हेल्प करता है। सीधे सीधे प्लांट के अंदर लिपिड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, प्लांट्स के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे जो हम फैट खाते हैं ना, फैट जो खाते हैं उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होता है। अनसैचुरेटेड इज कंसीडर्ड हेल्दी, ठीक है। सैचुरेटेड जो कि डालडा वगैरह होता है वो दैट इज कंसीडर्ड अनहेल्दी, है ना, ठीक है। और मोर फ्लेक्स जो जम जाता है, जो सर्दियों में जम जाता है, दैट इज अनहेल्दी, है ना, सैचुरेटेड होता है वो। मोर फ्लेक्सिबल, एडिंग स्ट्रेस रेजिस्टेंस, व्हाइल एनिमल लिपिड इवॉल्व डिफरेंटली टू मीट देयर नीड्स। एनिमल लिपिड क्या होता है? डिफरेंटली इवॉल्व करता है टू मीट देयर नीड्स। एक तरह से लिपिड्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? फैट से होता है, आप ये समझ सकते हो। लिपिड प्रोटीन को इवोल्यूशन एड कॉम्प्लेक्सिटी टू सेलुलर इवोल्यूशन विथ इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ट्रीटमेंट। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी इसके बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला नहीं है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू मेथड टू एस्टिमेट हीलियम अबंडेंस इन सन
तो भले ही नया मेथड आया है, बट हमें नया मेथड से क्या मतलब है, हमें इससे मतलब है कि सन का कंपोजिशन क्या होता है। रिसर्चर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैव सक्सेसफुली एस्टिमेटेड द एबंडेंस ऑफ हीलियम इन द सन्स फोटोस्फीयर विथ प्रिसीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो लोग प्रिसाइजली बता रहे हैं कि सन के अंदर क्या होता है, कोर, कोर के बाद क्या होता है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद क्या होता है। ये अगर हम सन की बात करें, सन के अंदर हो गया कोर, कोर के अंदर क्या हो गया, ये हो गया फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद क्या हो जाता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद क्या होता है कोरोना। फोटोस्फीयर में हीलियम का जो है अबंडेंस बहुत ज्यादा मिला है। कोर, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर है कोरोना। ठीक है, ये होता है सन का पार्ट। कोर, कोर के बाद से फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद से क्रोमोस्फीयर, और बाहर में क्या एग्जिस्ट करेगा, कोरोना एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद सोलर विंड एग्जिस्ट करेंगे, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सन। कोर के अंदर यहाँ पे रेडियो एक्टिव जोन होता है, यहाँ पे कनेक्टिव जोन होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लेयर, सोलर फ्लेयर यहाँ से कहीं से कोरोना वगैरह से जनरली, या कोरोना के अंदर वाले पार्ट से जनरेट हो रहे होते हैं। तो हीलियम इन द सन फोटोस्फीयर, हीलियम इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन सन। हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, हीलियम ही होगा। वैसे ही है वो पहले से ऑब्जर्वेबल नहीं था। ट्रेडिशनली स्टडीज ऑफ द सन, दीज मेथड लैक डायरेक्ट फोटोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन। पहले वाले जो मेथड थे सोलर विंड का ऑब्जर्वेशन, सन से जो विंड आ रहा है, स्टडी नहीं कर पा रहे थे, एक्यूरेट मेजर हीलियम का नहीं हो पा रहा। स्पेक्ट्रल फीचर फ्रॉम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कार्बन का स्पेक्ट्रल फीचर यूज किया गया है। मैग्नीशियम और कार्बन के स्ट्रक्चरल फीचर से हमें क्या मिला है, हाइड्रोजन मिला है। ठीक है, द हीलियम टू हाइड्रोजन रेशियो इन द सन फोटोस्फीयर वाज पॉइंट टू बी 0.1। हीलियम और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो कितना मिला है, 0.1। मतलब अगर हीलियम जो है वो 1 पार्ट है तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हमारे प्रीलिम्स के लिए और ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो भी डिटेल्स थे, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी थी, वो आपके काम का बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो इट्स ओके। ओशन इज एवरीबॉडीज बिजनेस, ओशन जो है वो सबका है, समुद्र सबका है। इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, ब्लू है पानी, पानी तो पानी जब ब्लू है तो इंडिया में हम ओशन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एस्पिरेशंस, द अपकमिंग यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, यूएन का ओशन कॉन्फ्रेंस आने वाला है, एंड ग्लोबल एफर्ट्स लाइक द BBNJ agreement, also known as High Seas Treaty under the UN Convention, aims to ensure sustainable use and conservation of ocean resources. Significance of the ocean क्या है, ocean है global commons, ocean feeds, protect and sustain human life। ओशन का सिग्निफिकेंस तो क्या ही पढ़ना है। इंडिया का अगर हम ये लाइन बताएं, इंडिया, इंडिया को अगर आप मैप में बनाते हो, ठीक है, तो अच्छा नहीं बन रहा है मैप तो मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन इंडिया का जो ये शोर लाइन है, यहाँ पे अगर गुजरात से हम लोग स्टार्ट करें और यहाँ से हम वेस्ट बंगाल तक जाएं तो 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा इंडिया का कोस्ट लाइन या शोर लाइन होता है। ठीक है, तो इंडिया का विजन 2030 क्या कहता है कि ब्लू इकोनॉमी को हमें हार्नेस करना है। ओशियंस क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा, ओवर फिशिंग, बहुत ज्यादा मछली हम निकाल ले रहे हैं वहां से, क्लाइमेट चेंज, बाउंड्री माना जाता है एक तरह से। 12 नॉटिकल माइल से आगे 12 नॉटिकल माइल और उसको कॉन्टिग्यूअस जोन माना जाता है। और टोटल इस बेस लाइन से, जहां किसी
कंट्री का लैंड खत्म होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ से अगर कुछ भी निकल रहा है, कोई गैस निकल रहा है, कोई पेट्रोलियम रिजर्व निकल रहा है, तो ये कंट्री जो है, ये कंट्री सीधे सीधे उस पर क्लेम कर सकती है और सीधे सीधे उसको एक्सप्लोर कर सकती है। आप ये पूछ सकते हो सर बीच में एक और कंट्री आ गया तो क्या हुआ, तो 50-50 वाला काम चलता है। लेकिन अगर बीच में कंट्री नहीं आया, ये बहुत दूर है, तो 200 नॉटिकल माइल तक सीधे सीधे एक कंट्री एक्सेस कर सकती है। 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सीज मतलब कॉमन सी वाला एरिया आता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके बांटा गया है। और यहाँ 12 नॉटिकल माइल के बाद इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, 12 नॉटिकल माइल के अंदर नेशनल एयर स्पेस होता है। अभी आपको पता है पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कहां से उड़ के जाते हैं, अभी 12 नॉटिकल माइल पाकिस्तान की बाउंड्री को पानी से छोड़ के वहां से हम लोग को निकलना पड़ रहा है। खैर UNOC3 पे आते हैं। हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है 10 ईयर आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में। अभी 2025 में UNOC3 होने वाला है। टू बी हेल्ड फ्रॉम जून में होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है, एंड फ्रांस में ही पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। को होस्टेड बाय फ्रांस एंड कोस्टा रिका। पार्टिसिपेंट अराउंड 100 हेड ऑफ स्टेट, 1000 ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर, एक्टिविस्ट। फोकस एरिया क्या होगा, ओशियन का गवर्नेंस, ओशियन का फाइनेंसिंग, ओशियन से रिलेटेड नॉलेज एनहांसमेंट। नीस ओशियन एग्रीमेंट, नीस ओशियन एग्रीमेंट कौन कौन से हैं पहले, like the Paris Agreement, it can form an international pact aligned with UN Sustainable Development Goal, especially SDG 14। तो ये आर्टिकल ये बोलना चाहता है कि ओशियंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ओशियंस बहुत ज्यादा थ्रेट जो है फील कर रहे हैं। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 का एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है, वैसे ही एक लैंडमार्क एग्रीमेंट इस साल हो सकता है जब हम वापस पेरिस में जा रहे हैं ओशियंस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, और इसी को बोलते हैं हाई सीज एग्रीमेंट। नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर क्या है, हाई सीज ही है, 70% तो पानी है। इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। It aims to address the growing concern over the long-term protection of marine biodiversity. It sets precise mechanism for sustainable use of marine biological diversity. है ना, ये अनक्लॉज क्या चाहता है कि जो मरीन पानी का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल यूज हो, ओवर यूज नहीं हो, फेयर इक्विटेबल यूज हो, इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स हो, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सारी कम्युनिटीज के साथ शेयर किया जाए। हाई सीज ट्रीटी, हाई सीज ऑल द सॉल्ट वाटर बॉडीज अक्रॉस अर्थ दैट आर नॉट पार्ट ऑफ टेरिटोरियल सी, वो क्या है, हाई सीज है। बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी, डिमांड फॉर एन अपडेटेड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द हाई सीज इज 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, नीड टू प्रोटेक्ट हाई सीज, ओनली 1.2% ऑफ हाई सीज आर करेंटली प्रोटेक्टेड, 10% ऑफ ग्लोबल मरीन स्पीसीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। 10% मछलियां मतलब मरीन स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो हाई सीज फिशिंग से, माइनिंग से, एसिडिफिकेशन से, पॉल्यूशन से सबसे परेशान है। इंडिया का रूल क्या होना चाहिए, इंडिया वी आर द ओशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस अक्रॉस इंडिया, एक्टिविटीज, एग्जीबिशन, फिल्म स्क्रीनिंग, वी आर द ओशन करके आइडिया आया है। ब्लू टॉक्स होगा, कंक्लूजन क्या है, ओशियंस और यूनिवर्सल बॉन्ड। तो सीधे सीधे बात यही है कि हम लोगों को नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है जून में, जून पे ध्यान लगाना होगा और उसके अराउंड हमें ओशियंस से रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, रूल्स है, गवर्नेंस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। लास्ट टॉपिक मोजाइक वायरस के बारे में बात करते हैं, ककम्बर मोजाइक वायरस। What is cucumber mosaic virus? Recently, a team of scientists from Germany reported a breakthrough in combating the cucumber mosaic virus through an innovative RNA-based antiviral agent. Cucumber mosaic virus से कैसे निपटे? CMV is one of the most widespread and destructive plant virus. Cucumber mosaic virus एक plant virus है, 1200 plant species को affect करता है, सिर्फ cucumber को नहीं, है ना, फूड क्रॉप, ककम्बर, वाटरमेलन, सीरियल्स को भी इफेक्ट करता है। तो प्रीलिम्स के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय aphids, टाइनी इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड द वायरस एज द फीड ऑन प्लांट। इंसेक्ट से स्प्रेड होता है, मेकिंग आउटब्रेक डिफिकल्ट टू इनकरकेट। ठीक है, तो एफिड क्या है, एक इंसेक्ट है। इन इंडिया CMV कॉजेज सिग्निफिकेंट इल्ड लॉस इन क्रॉप्स लाइक बनाना में, पंपकिन में, ककम्बर में, मोजाइक डिस्कलरेशन हो जाता है, छोटा ग्रोथ हो जाता है। देखो ये दिख रहा है ना, ऐसे करके ये कलरेशन डिस्कलरेशन, ठीक है, तो ये वैसे वजह से हो जाता है।
द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सीएमबी इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही, क्रॉप यील्ड कम होगा, है ना, पेस्ट मैनेजमेंट का खर्चा बढ़ेगा। तो अब क्या यूज किया जा रहा है, दो मेथड हैं इसको ठीक करने के लिए, एक उसको हम बोलते हैं हिग्स और एक को बोलते हैं सिग्स। ठीक है, एक तो ये है कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जीन को ही एडिट कर दिया जाए, प्लांट्स के जीन को एडिट कर दिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इनके अंदर आ जाएगी। और एक है कि प्लांट के जीन को एडिट नहीं किया जाए बट प्लांट को जेनेटिक एक तरह से पेस्टिसाइड दिया जाए, है ना। दो तरीका है। RNA silencing is a natural defense mechanism that plant use to protect themselves before viral infection. Two RNA-based technology host-induced gene silencing Higgs and spray-induced gene silencing SIGS have been developed to enhance plant immunity against disease like CMV. Host-induced gene silencing. Thus, this method provides continuous protection, long-term immunity throughout the plant life cycle. Long-term immunity देगा. However, it faces challenges such as regulatory issues, high production cost, potential for viruses to evolve resistance over time. Spray-induced gene silencing क्या है? SIGS, unlike Higgs, does not require genetic modification. SIGS को genetic modification नहीं चाहिए. Instead, plants are treated with RNA sprays. RNA का स्प्रे दिया जाए, उनको अलग से स्प्रे दिया जाए, है ना, जिससे कि वायरस को किल किया जा सके। तो SIGS मतलब स्प्रे, स्प्रे S फॉर स्प्रे, स्प्रे में हम लोग क्या दे रहे हैं, RNA दे रहे हैं। SIGS प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन ही मिलेगा। इफेक्टिवनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज सनलाइट, रेन एंड, बारिश होगा तो ये RNA बह जाएगा। बट हिग्स जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकता है। तो यही है SIGS एंड हिग्स। एक में खुद में जीन एडिटिंग कर देंगे, दूसरे में स्प्रे करेंगे। तो ये दूसरा वाला जिसमें स्प्रे करेंगे वो SIGS और जिसमें जीन एडिटिंग करेंगे वो हिग्स। होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, होस्ट से ही जीन साइलेंटिंग को हमने एडिट करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। साइलेंसिंग टारगेट्स जीन इन पैथोजन और पेस्ट। पूरा अंदर डिटेल जानने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। कम से कम प्रीलिम्स के लिए जितना इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।